बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट नंबर 1 का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने पहले के टॉपिक्स फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिए हैं, बाकी के रिमेनिंग्स टॉपिक्स आज हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? हमारे पास कम्बिनेशन है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का, जो कि केमिकली आपस में कंबाइन नहीं होता। अब क्या करते हैं, दो मटेरियल आपस में कंबाइन होते हैं लेकिन वो रिएक्ट नहीं करते और एक मिक्सचर बनाते हैं। अब कैसे वो दोनों रिएक्ट करते हैं? एक सब्सटेंस है, दोनों की अलग अलग ख़ासियतें हैं, दोनों की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। उन दोनों को हम क्या करते हैं, फिज़िकली आपस में मिक्स करते हैं। कैसे मिक्सचर बनेगा? हम लोगों ने क्या किया है, एक तरफ थोड़ा सा चिकन ले लिया, दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, थोड़े से बीन्स, पोटैटोज़, और क्या करते हैं, उन दोनों को आपस में पकाते हैं, मिक्स करते हैं और एक मिक्सचर बनाते हैं जिसको हम सूप का नाम देते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, अगर हम उसको अलग करना चाहें तो उसमें से हम वाटर को अलग कर सकते हैं, हम पोटैटोज़ को अलग कर सकते हैं, टोमेटोज़, चिकन जो हमने उसके अंदर चीज़ें डाली हैं उनको हम सिंपली अलग कर सकते हैं फिज़िकली। अब ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे, जो डिफरेंट चीज़ें आपस में मिक्स आउट होती हैं। मिक्स आउट होने के बाद वो दोनों केमिकली रिएक्ट नहीं करती, बस फिज़िकली उसको हम मिक्स आउट कर देते हैं। अब उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं मिक्सचर की, ये आप लोग देख लीजिएगा। हम आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, ऐसा मिक्सचर जो क्या करता है, जो सिंगल सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, कंपोज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर सब्सटेंस दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली अमंगस्ट ऑफ ईच अदर। सॉल्यूशन ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या होता है, ये भी एक तरह का, जैसे हम मिक्सचर बना रहे हैं, मिक्सचर में फ़िज़िकली सेपरेट हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन सॉल्यूशन में इजीली सेपरेट नहीं हो सकती। जैसे कि कौन सा मिक्सचर, हम एक ग्लास वाटर लेते हैं, उस वाटर के अंदर हम क्या करते हैं, चीनी ऐड करते हैं और उसको मिक्स आउट करते हैं। हमें चीनी नज़र नहीं आती, वो उसके अंदर टोटली डिज़ोल्व हो जाती है। ऐसे मिक्सचर को हम सॉल्यूशंस कहते हैं। और होमोजेनस मिक्सचर भी कहते हैं, जिसके अंदर पूरी चीज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए या डिज़ोल्व हो जाए। अब ऐसा प्रोसेस इन विच पार्टिकल सेपरेट एंड स्प्रेड इवनली थ्रू आउट अ मिक्सचर इज़ नोन एज अ डिज़ोल्विंग। ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू वो चीज़ मिक्स आउट हो रही है, पूरी की पूरी नज़र नहीं आ रही उसके अंदर, उसको हम डिज़ोल्विंग कहते हैं। कौन सा प्रोसेस, जिसके अंदर पार्टिकल जो है वो फुली तौर पे स्प्रेड आउट हो जाए। The solute is the substance that is dissolved and the solvent in a substance in which solute is dissolved। अब सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक बात आती है, दो वर्ड्स हमारे पास यूज़ हुए हैं। सबसे पहले है एक चीज़ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट हमारे पास है क्या? सॉल्वेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमारे पास लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो। कौन सी अमाउंट में प्रेजेंट हो? जो लार्ज क्वांटिटी में हमारे पास प्रेजेंट हो, वो क्या कहलाती है, सॉल्वेंट। जैसे कि हम कोई सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं तो हमारे पास क्या पाया जाता है, एक ग्लास वाटर, और वहीं पर दूसरी तरफ हमारे पास क्या मौजूद है, सॉल्यूट। सॉल्वेंट की बात कर ली, अब हमारे पास है सॉल्यूट। ऐसी क्वांटिटी जो लेस अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। जैसे कि शुगर, हम जूस बनाने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक गिलास पानी लेते हैं, तो पानी हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, सॉल्वेंट का। और उसके अंदर चीनी मिक्स करनी है हमने, तो वो जो शुगर है वो हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है, जो क्या है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। तो हम उस सॉल्वेंट के अंदर उस सॉल्यूट को मिक्स करते हैं। वो जो सॉल्यूट है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, शुगर का, ये क्या करती है, ये उस वाटर के अंदर इजीली डिज़ोल्व हो जाती है। अब ऐसे प्रोसेस में जिसके अंदर शुगर कम्प्लीटली वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो रहा है, मिक्स आउट हो रहा है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिज़ोल्विंग। दैट्स आउट। ये हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अब यहाँ पर वही हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है, हमने शुगर को लेकर दिया और यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट लिखी हुई है, सॉल्ट वाटर। हमारे पास ये क्या है, सॉल्यूशन है एक। कैसे, हमारे पास सॉल्ट है। अब यहाँ पर भी वही बात आ गई कि जो सॉल्ट है हमारे पास वो क्या होगा, सॉल्ट हमेशा हम कम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, तो कम क्वांटिटी वाली चीज़ हमारे पास हमेशा होती है सॉल्यूट। और वाटर हमारे पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है, हर चीज़ों में यूज़ होता है, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है वो हमेशा सॉल्वेंट होता है।
उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल्स हैं सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशन ना सिर्फ लिक्विड्स का होगा, सॉल्यूशन हम लोग सॉलिड का भी तैयार कर सकते हैं, लिक्विड का भी तैयार कर सकते हैं और गैस का भी तैयार कर सकते हैं। सॉल्यूशन है क्या, जब दो चीज़ों को आपस में मिक्स आउट करते हैं और वो आपस में डिज़ोल्व हो जाती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास किस चीज़ की, हमारे पास है सॉफ्ट ड्रिंक्स की। किस चीज़ की, हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक्स की। अब सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर क्या आता है हमारे पास, यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स में हमारे पास कोका कोला हम लोग बॉटल्स पीते हैं, उसमें क्या होता है जब हम लोग उसको ओपन करते हैं फर्स्ट टाइम, उसके अंदर से एक गैस रिलीज़ होती है। वो गैस क्या करती है, वो उसके अंदर डिज़ोल्व फॉर्म के अंदर होती है, लेकिन जब हम बॉटल को खोलते हैं तो उसके अंदर से एकदम वो गैस रिलीज़ हो जाती है। वो भी क्या है, एक सोल्यूशन बनाते हैं। बाकी भी बहुत सारे सोल्यूशन हैं, गैस इन गैस, ड्राई एयर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, हमारे पास एयर है वो भी एक सोल्यूशन की फॉर्म में हम बना सकते हैं। लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड का लिक्विड के अंदर सोल्यूशन है, जैसे जामे शीरी लिक्विड है उसको हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करवा देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लिक्विड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्ट हमारे पास पाया जाता है सॉलिड फॉर्म में और वाटर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है। सॉल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूट, और वाटर आ जाएगा सॉल्वेंट। उसके बाद सॉलिड इन सॉलिड। अब ये बात जो है हम लोगों को ब्रास क्या होती है, इसको हम कहते हैं अलॉय। क्या कहते हैं हम, अलॉय। इसके अंदर क्या किया जाता है, दो चीज़ों को आपस में मिक्स किया जाता है, दो डिफरेंट एलिमेंट्स को आपस में हम कंबाइन करते हैं और एक ब्रास बनाते हैं जिसको अलॉय कहते हैं। ये किस चीज़ में यूज़ होती है, ये कोटिंग्स के लिए यूज़ होती है। जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं ना, ऐसे मेटल्स जिनको ईजिली जंग लग जाता है, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अलॉय बनाते हैं और उनके ऊपर उसकी कोटिंग कर देते हैं ताकि उसको हम बचा सकें मॉइस्चर से, ताकि वो उसको जंग ना लग सके। अब नेक्स्ट है हमारे पास के पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन आर सो स्मॉल। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। क्या है, बहुत स्मॉल। वो सेटल डाउन, नेवर सेटल आउट, और वो सेटल आउट नहीं हो सकते और ना ही फ़िल्टर आउट किया जा सकते हैं। दे डोंट स्कैटर्ड और ब्लॉक लाइट। अब ये स्कैटर्ड नहीं होते, यानी फैले हुए नहीं होते पानी के अंदर। अगर हम शुगर को पानी के अंदर मिक्स कर दें तो एक ट्रांसपेरेंट सा सोल्यूशन बन जाता है। शुगर उसके अंदर तैर नहीं रही होती या हमें नज़र नहीं आ रही होती, तो वो क्या होता है, वो स्कैटर्ड नहीं होते। अगर हम उसको छाने, स्टेनर की मदद से हम स्टेन करें तो क्या होता है, शुगर स्टेन के ऊपर नहीं आती, वो उसके अंदर बिल्कुल डिज़ोल्व फॉर्म के अंदर है। तो क्या होता है, वो उसको हम फ़िल्टर आउट भी नहीं कर सकते। और अगर हम लाइट पास करें तो लाइट भी उसके अंदर से पास हो सकती है, लाइट ब्लॉक नहीं होती। अब ये हमारे पास उसकी एग्जांपल दी हुई है, दो बॉटल्स हैं, दोनों के अंदर सॉल्यूशंस हैं, लाइट पास हो रही है, दिखाया गया। अब यहाँ पे है कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन क्या होती है, अब यहाँ पे एक सवाल है कि हाउ मच सोल्यूट इज़ डिज़ोल्व। कंसंट्रेशन हम कहते हैं कि कोई भी चीज़, उसके अंदर कितनी क्वांटिटी के अंदर कोई भी चीज़ डिज़ोल्व हो सकती है। कैसे, हमारे पास लिखा है कंसंट्रेशन मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व इन द सॉल्वेंट। ऐसी तादाद, ऐसी क्वांटिटी, कोई भी चीज़ है ना, उसके अंदर एक हद तक कोई भी चीज़ हल होती है। जैसे कि एक गिलास पानी, उसके अंदर हम क्या करेंगे, 1 चम्मच पहले शुगर ऐड करेंगे, फिर 2 चम्मच ऐड करेंगे, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच। एक ऐसी लिमिट आएगी, एक ऐसा टाइम आएगा कि शुगर उसके अंदर डिज़ोल्व होना स्टॉप हो जाएगी, सीज़ हो जाएगी। अब वो क्या होगी, जो शुगर है हमारी, वो सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी उसकी जो ग्लास है उसके नीचे वाले सरफेस पे। वो फर्दर उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगी। दैट मीन उसकी कंसंट्रेशन उतनी ही थी। फॉर सपोज़ एक ग्लास के अंदर 5, हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे स्पून, 5 जो है वो टीस्पून डिज़ोल्व होती है शुगर, उससे ज़्यादा नहीं होगी। दैट मीन उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 5 स्पून ही है। कंसंट्रेशन क्या है, एक ऐसी तादाद जिसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डिज़ोल्व हो सके, ऐसी क्वांटिटी, ऐसी मेजर, ऐसा अमाउंट जिसके अंदर सॉल्यूट डिज़ोल्व हो सके सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्वेंट हमें पता है ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, सॉल्यूट कम क्वांटिटी में होता है। तो क्या करेंगे, हम इसको इसके अंदर मिक्स करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक क्वांटिटी ऐसी आएगी कि वो मिक्स होना स्टॉप हो जाएगा। नोइंग द एग्जैक्ट कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें कंसंट्रेशन मालूम होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है केमिस्ट्री के अंदर। क्यों, क्योंकि हमारे पास मेडिसिन वर्क करती हैं, अगर हम उनको रॉन्ग वे में, रॉन्ग कंसंट्रेशन में यूज़ करेंगे तो डेंजर हो जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, हमें सॉल्यूशन, जब हम इंजेक्शंस बनाते हैं कोई भी पाउडर फॉर्म में, तो उसके अंदर एक
सिंपल डिस्टिल वाटर आता है या नॉर्मल सलाइन मिक्स किया जाता है उसके अंदर। अगर हम उसको ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे और बहुत ज़्यादा थिक या थिन सोल्यूशन बना लेंगे तो जो पेशेंट है उसकी हेल्थ के लिए साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, उसको डेंजर हो सकता है। अब नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, अब अगला है हमारे पास सस्पेंशन। अब ये सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन हमने मिक्सचर पीछे पढ़ा था कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं। सस्पेंशन में क्या हो रहा है, मिक्सचर ही बना रहे हैं हम जिसके अंदर पार्टिकल और मटेरियल डिस्पर्स होते हैं। क्या होता है, पार्टिकल और मेटल डिस्पर्स यानी फैले हुए होते हैं, दिखाई दे रहे होते हैं। अब ऐसे मिक्सचर को ना हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी कहते हैं। हमारे पास मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर दोनों चीज़ें आपस में डिज़ोल्व हो जाएं, जैसे कि शुगर और वाटर, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर चीज़ें डिस्पर्स होती हैं, दिखाई दे रही होती हैं। जैसे कि सूप, चिकन है, अगर चिकन का सूप बनाया, कॉर्नफ्लोर चिकन कॉर्न सूप तो सब ने पिया होगा, उसके अंदर क्या होता है, हमें चिकन नज़र आ रहा होता है, बीन्स होते हैं, हमारे पास मटर होते हैं, पोटैटोज़ होते हैं, टोमेटोज़ होते हैं, एग होता है। तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो हमें नज़र आ रही होती है, यानी डिस्पर्स होती है, उसके अंदर फैली हुई होती है। सस्पेंशन भी इसी तरह होता है। लिक्विड के अंदर हम क्या करते हैं, ऐसा मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल स्प्रेड हो पूरे लिक्विड के अंदर, डिज़ोल्व नहीं हो उसके अंदर। अब सस्पेंशन को हम फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। फॉर सपोज़ चाय हमने बनाई है, दूध के अंदर पत्ती डाली थी। अब वो जो दूध और जो चाय पत्ती है ना, उसका जो मिक्सचर है उसको हम सस्पेंशन कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसको स्ट्रेन करेंगे, उसको छानेंगे तो हमें चाय अलग मिल जाएगी और पत्ती अलग हो जाएगी। दैट मीन वो उसके अंदर पूरे में डिस्पर्स है। यहाँ पे ये एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पे ये सब लोगों ने देखा होगा, एक खिलौना टाइप आता है, गोल गोल घूमता है अंदर से, इसके अंदर ये स्नो सी भरी हुई होती है। इसको जब आप मिलाते हैं तो इस लिक्विड के अंदर क्या होती है, डिस्पर्स हो जाती है। अब हमारे पास ये सस्पेंशन पढ़ने का हमारा क्या मकसद है, हम लोग बहुत सारी सिरप्स यूज़ करते हैं मेडिसिन के अंदर, और हम लोगों को पता भी है कि दवाई को पीने से पहले अच्छी तरह हिलाना चाहिए। क्यों हिलाना चाहिए, कभी दिमाग में आया? क्यों? क्योंकि वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बहुत सारी दवाइयों के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम उसको मिक्स आउट नहीं करते, यानी शेक नहीं करते, तो वो क्या हो जाता है, उसके जो मेजर इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेटल डाउन होते हैं उस बॉटल के अंदर। उसको जब हम अच्छी तरह शेक करते हैं तो पूरे लिक्विड के अंदर वो डिस्पर्स हो जाते हैं, उसके अंदर मिक्स आउट हो जाते हैं और हमें वो बेनिफिट्स देते हैं। अब वाई मस्ट यू शेक द बॉटल, व्हाट प्रॉब्लम कैन अराइज इफ़ यू डोंट। अगर हम नहीं शेक करेंगे तो क्या होगा, वो जो उसकी खासियत है, जिस चीज़ के लिए हम वो दवाई ले रहे हैं, उसका तो फ़ायदा हमें हासिल नहीं होगा। उसके बाद हमारे है बायोलॉजिकल कनेक्शन। सस्पेंशन हमारी बॉडी के साथ क्या इसका लेना देना है, हम सस्पेंशन को पढ़ रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर सबसे मेन एलिमेंट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं ब्लड। क्या चीज़ पाई जाती है, हमारी बॉडी के अंदर होता है ब्लड। अब ब्लड क्या है हमारे पास, ब्लड एक सस्पेंशन है हमारे पास, यानी ब्लड के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। कैसे, हमारे पास आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, प्लेटिलेट्स होते हैं, और भी बहुत सारे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं जो कि इसके अंदर मौजूद होते हैं। अब ये सब चीज़ें डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लेटिलेट्स और प्लस में 90% वाटर पाया जाता है हमारे पास ब्लड के अंदर, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा, जो 90% वाटर है। और 10% हमारे पास क्या पाया जाता है, सोल्यूट्स। किसकी फॉर्म में, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटिलेट्स, वाइटामिन, शुगर और प्रोटीन्स की फॉर्म में हमारे पास ये चीज़ें पाई जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब एटम हम सब पढ़ते आ रहे हैं कि एटम क्या है। हमारे पास मेन हमने टॉपिक पढ़ा था मैटर, पिछले लेक्चर में। मैटर हमारे पास क्या था, हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वज़न रखे उसको मैटर कहते हैं। अब मेन सवाल अराइज होता है कि मैटर है क्या, कौन सी चीज़ है जो मैटर को बना रही है, तो वो है एटम। अब हमारे पास क्या है, एटम। सबसे पहले भाई एटम डिस्कवर किसने किया, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है जॉन डाल्टन, उन्होंने एटम को डिस्कवर किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे पहले किसी ने कोशिश नहीं की होगी उसको डिस्कवर करने के लिए, लेकिन बात वही है कि जो कर गया वो छा गया, जो नाकाम रहे वो पीछे रह गए। जॉन डाल्टन साहब ने क्या किया, इन्होंने एटम को डिस्कवर करने में कामयाबी हासिल की, इसीलिए आज तक हम इनका नाम पढ़ते हैं। कब किया इन्होंने डिस्कवर, 1807 के अंदर। ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटम को किसने डिस्कवर किया, जॉन डाल्टन साहब ने।
कब किया? 1807 में। इन्होंने जब डिस्कवर किया उसके बाद इन्होंने कहा कि अब और सुकून लेने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या करते हैं आगे आने वाली जनरेशन के लिए थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बनाते हैं। उन्होंने क्या किया? एटम तक रुके नहीं, उन्होंने उसी के ऊपर एक थ्योरी पेश कर दी जिसको हम एटमिक थ्योरी कहते हैं। जिस थ्योरी के अंदर उन्होंने क्या फरमाया, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो एटम है वो फंडामेंटल यूनिट है मैटर का। कैसे? जब भी हम कोई घर बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब घर बना रहे होते हैं तो हम लोग सबसे पहले करते क्या हैं, उसकी बुनियाद रखते हैं, उसकी बेसिक्स रखते हैं। किससे? एक ईंट, सबसे पहले एक ईंट लगाई जाती है और बहुत सारी ईंटें, बहुत सारी ब्रिक्स आपस में मिलकर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को क्रिएट करती हैं, उसको बनाती हैं। इसी तरह एटम क्या है? बेसिक यूनिट है जिससे मिलकर मैटर बना है। अब बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट हैं, उनके डिफरेंट एटम्स हैं। अब द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर इज़ ड्यू टू द डिफरेंट एटम कॉन्स्टिट्यूशन इन दैम। अब ये कहता है अपनी थ्योरी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम मौजूद होते हैं। अब एटम के बाद भी नहीं रुके, अब उसके बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने कहा कि एटम तो डिस्कवर हो गया, अब एटम है क्या? एक ईंट है, हमें पता है ईंटें बहुत टाइप्स की होती हैं, मिट्टी की होती हैं, सीमेंट की होती हैं, और हमारे पास संगे मरमर जिसको कहा जाता है उसकी भी ईंटें ही होती है, जाहिर सी बात है। अब इन्होंने कहा कि एटम है तो किससे मिलकर बना है, क्यों बना है, किस तरह बना है। फिर उसके बाद जो 19वीं सेंचुरी आई उसके अंदर साइंटिस्ट को दोबारा क्यूरियोसिटी हुई कि अब हमें एटम को भी फर्दर बताना है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी खासियतें क्या हैं, कौन सा एटम किस तरह वर्क कर रहा है। बहुत साइंटिस्ट ने फिर मिलकर आपस में काम करना स्टार्ट किया, लेकिन वही बात, कामयाब नाम उसी का होगा जो बाजी लेकर जाएगा। अब फिर आगे इन्होंने फर्दर एटम की स्टडी की, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताना स्टार्ट किया। अब कैसे किया? अब नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट इज़ एटम। अब वही बात, एटम है क्या। अब मेन यहाँ पे बात स्टार्ट होती है, व्हाट इज़ एटम। एटम इज़ एनीथिंग, एटम इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर एनीथिंग दैट टेक अप स्पेस ऑफ द मास। अब हमने पढ़ा था मैटर क्या है, जो चीज़ जगह घेरे और वज़न रखे। अब यहाँ पे वज़न की बात हो रही है, मास। अब जितना भी मैटर का मास है वो किसकी वजह से है, इस एटम की वजह से है। अब सारे मैटर्स किससे बने हैं, एटम से बने हैं। एटम क्या है हमारे पास, बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ एटम, एटम को डिफ़ाइन करें। टर्म्स आ सकती हैं इसकी। अब हम लोगों ने ये पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है, ये हमारे पास क्या है, एटम का स्ट्रक्चर है सिंपल। उसके बाद है कि एटम, वही बात, एटम को तो जॉन डाल्टन साहब ने डिस्कवर किया, उन्होंने तो सिर्फ बताया कि एटम है, लेकिन आने वाले 19वीं सेंचुरीज़ के साइंटिस्ट को और क्यूरियोसिटी हुई, उन्होंने फर्दर इनके सब पार्टिकल्स को डिफ़ाइन कर दिया कि ये क्या होते हैं। इनमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं। नंबर 1 पे हमारे पास मौजूद है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब नेक्स्ट है हमारे पास, इन स्ट्रक्चर्स को हम डिफ़ाइन करेंगे। अब जब भी हम एटम की बात करते हैं ना, तो एटम का स्ट्रक्चर हमारे पास सबसे पहले होता है, हमारे पास एक छोटा सा न्यूक्लियस जो पाया जाता है सेल के मिडिल के अंदर, एटम के बिल्कुल सेंटर में। उसके इर्द गिर्द हमारे पास शेल्स होते हैं जिनको एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है। अब ये न्यूक्लियस जो सेंटर के अंदर पाया जा रहा है, ये क्या होता है, ये हमारे पास मेन होता है जिसके अंदर पूरा का पूरा मास मौजूद होता है एटम का। अब ये क्या होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है। पॉजिटिव चार्ज क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर होती है पॉजिटिव चार्ज, और प्लस में साथ में इसके अंदर पाया जाता है न्यूट्रॉन। एन फॉर न्यूट्रॉन, तो ये है न्यूट्रल, इसके अंदर ना कोई नेगेटिव चार्ज होती है। न्यूट्रॉन क्या है हमारे पास, न्यूट्रॉन, इसके अंदर ना कोई नेगेटिव चार्ज है ना कोई पॉजिटिव, ये न्यूट्रल है बेचारा। इसीलिए ओवरऑल चार्ज यहाँ पे किसका होता है, प्रोटॉन का पाया जाता है, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोटॉन। अब प्रोटॉन की अगर हम बात करें, जो हमारे पास कहाँ पाया जा रहा है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है। अब अंदर पाया जा रहा है और इसी को हम क्या कह रहे हैं, यही हमारे पास है मास ऑफ द एटम। मास ऑफ द एटम कैसे है हमारे पास, अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि ये हमारे पास मास है,
कितना मास है, कैसे है, क्या है, वो अब हम आगे देखते हैं। प्रोटॉन हमारे पास क्या होता है, हैज़ द रिलेटिव मास ऑफ 1 म्यू, जो किसके इक्वल होता है, MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो वैल्यू आती है कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन है 1.672 इंटू 10 रेज़ पावर -27 kg, ये हमारे पास इसकी मास है। और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब चार्ज कितना है इसके बारे में भी सवाल आ सकता है। अब इसका जितना मास है ना, उतना ही इसका वेट आप लोग लगा लें। बस कितना है, यहाँ पे इसका मास है 1.672 इंटू 10 रेज़ पावर -27, और इसके ऊपर जो चार्ज आती है वो हमारे पास आती है कितनी, इसके ऊपर जो चार्ज है हमारी वो है हमारे पास 1.602 इंटू 10 रेज़ पावर -19 kg कूलम। चार्ज को हमेशा कूलम में लिया जाता है। ये इसके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है कितनी, प्लस की 1.602 इंटू 10 रेज़ पावर -19 कूलम, ये इसके ऊपर चार्ज है। अब इसी के मास के ऊपर हमें क्या पता चलता है, ये किस में हेल्प देता है, हमें एटॉमिक नंबर फाइंड करने में हेल्प देता है। कहाँ पर पाया जाता है प्रोटॉन, हमारे पास इनसाइड द न्यूक्लियस पाया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अब एटम का स्ट्रक्चर में क्या आता है, हमारे पास न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन क्या है हमारे पास, हमें पता है ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, और इसका भी रिलेटिव मास 1 म्यू है। मतलब इसका और प्रोटॉन का दोनों का मास सेम है। इसका भी कितना मास है, 1.67 इंटू 10 रेज़ पावर -27 kg, और इसका कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल चार्ज है। ये भी कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, अब हमने पढ़ा था कि एटम के अंदर एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है और उसके पास बाहर बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं। अब इन्हीं एनर्जी लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उस एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, यहाँ पर ये तो एटम का स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जैसे हमने पढ़ा था कि प्रोटॉन के ऊपर 1.672 इंटू 10 रेज़ पावर -27 kg हमारे पास मास था, उसी तरह इसका भी मास है। इसका और प्रोटॉन का दोनों का जो मास है वो क्या करते हैं हम लोग, रिलाई करता है। इसका मास कितना है, 9.1 इंटू 10 रेज़ पावर -31 kg, ये इसका मास है। ये कहाँ पाया जाता है, आउटसाइड द न्यूक्लियस। कहाँ पर, एनर्जी लेवल्स के अंदर जो हमारे पास शेल्स मौजूद हैं। अब इलेक्ट्रॉन हमने जैसे पढ़ा कि एटम किसने डिस्कवर किया था, जॉन डाल्टन ने, उसी ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, एक साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, उसने क्या कहा था, उसने भी अपना एक मॉडल पेश किया था। उसने कहा था मैं क्यों पीछे रह जाऊँ। उसने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और उसके बाद एक और साइंटिस्ट था, उसने कहा मैं क्यों अपना पीछे रह जाऊँ, मुझे भी अपना नाम बनाना है। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स या शेल के अंदर मौजूद होते हैं। स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स और शेल्स कौन से हैं, ऐसी जगह सेल के अंदर बनी होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। फॉर सपोज ये न्यूक्लियस था, इसके इर्द गिर्द ये शेल्स मौजूद हैं। इनको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं और शेल्स भी कहते हैं। इनके नाम होते हैं, फर्स्ट का होता है के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। ये हमारे पास शेल्स मौजूद होते हैं। अब नेक्स्ट है कि हाउ आर पी एंड ई रिलेटेड। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में रिलेट कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। अब कोई भी एटम है ना, उसके अंदर जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होंगे ना, उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। नंबर 2 पॉइंट है हमारे पास कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के। जब भी हमें एटॉमिक नंबर फाइंड करना है ना,
तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को देखेंगे, उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं वो हमारा एटॉमिक नंबर होता है। उसके बाद नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। अब ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये दोनों हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। और हमें पता है जो मास होता है वो किसका होता है, हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, न्यूक्लियस का मास होता है। ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर। अब सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू मास नंबर, ये डेफिनेशन भी है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, और the number of proton plus the number of neutron present inside the nucleus is known as atomic mass। उसके बाद क्या है कि number of neutron is equals to number of mass number minus atomic number। अगर हमें number of neutron कोई कहे कि number of neutron बताओ, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मास नंबर होगा उसमें से माइनस कर देंगे हम एटॉमिक नंबर को, तो हमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन मिल जाएंगे कि सेल के अंदर, एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स कितने मौजूद हैं। अब आगे चलते हैं, ये हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर है। अब जो भी ऊपर वाला एलिमेंट होता है, जो भी नंबर ऊपर पाया जाता है उसको हम मास नंबर कहते हैं। मास नंबर हमारे पास क्या है, क्या था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, जो हम प्लस करेंगे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, हमारे पास मास नंबर आएगा। और जो नीचे पाया जाता है इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब एटॉमिक नंबर क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, और ये x किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। x हमारे पास क्या था, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन हो सकता है, न्यूट्रॉन नाइट्रोजन हो सकता है, बोरोन हो सकता है, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे मौजूद हो सकता है। लेकिन हमेशा एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी कि ऊपर वाला a जो रिप्रेजेंट करता है मास नंबर को करता है, और नीचे वाला z किसको करता है, हमारे पास एटॉमिक नंबर को करता है। अब नेक्स्ट है कि हमारे पास वैलेंसी। वैलेंसी हमारे पास क्या है, अब वैलेंसी हमारे पास है कि आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज़ नॉन एज वैलेंस शेल। कोई भी एटम है, फॉर सपोज ये उसका न्यूक्लियस था, ये उसके शेल्स मौजूद हैं। अब ये जो सबसे आखिरी वाला शेल है ना, इसको हम क्या कहेंगे, ये इसका वैलेंस शेल है। कौन सा शेल है, वैलेंस शेल है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इस इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताती है, ये जो इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी है ये बताती है हमें कि कोई भी एटम किसी एटम के साथ कैसे कंबाइन होगा, उसकी ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या बताएगी, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट हमें डिफ़ाइन करेगी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, वो एटम किस कैपेसिटी के साथ कंबाइन हो सकता है, हमें वो चीज़ बताएगी वैलेंसी। फॉर सपोज हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, हमारे पास 1 है, तो मतलब इसको, इसके लास्ट सेल में क्या मौजूद है, हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। हाइड्रोजन हमें पता है सबसे सिंपलेस्ट हमारे पास एलिमेंट है, तो क्या है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, इसके बाहर एक शेल मौजूद होता है और उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था और इसके अंदर एक प्रोटॉन मौजूद होता है। अब क्या है, इसकी वैलेंसी 1 है। अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा, इसको अपना शेल पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये एक टाइम पे एक ही एलिमेंट के साथ अटैच हो सकता है। अब नेक्स्ट है कि एटॉमिक नंबर, हम पीछे बढ़ के आए कि एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, द सम ऑफ द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इन एन एटम इज़ रेफर एज एटॉमिक नंबर। जितने भी प्रोटॉन हमारे पास मौजूद हैं एटम के अंदर उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब प्रोटॉन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को हम किससे डिफाइन किया जाता है, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन दे पोजेसेस। एलिमेंट किससे बताया जाता है, एलिमेंट डिफाइन किया जाता है उसके प्रोटॉन से, कितने उसके अंदर प्रोटॉन मौजूद हैं। अब जो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का है वो 1 है। जो 1 है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन पाया जाता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होती है, ये हमें मालूम है। अब नेक्स्ट है कि मास नंबर। अब मास नंबर भी हमने पढ़ा है। मास नंबर क्या होता है, हमारे पास जो मास नंबर है वो सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। हमने नंबर की बात की तो नंबर में हमारे पास सिर्फ प्रोटॉन थे, लेकिन हम जब हमने एटॉमिक नंबर की बात करनी है, मास नंबर की, मास यानी उसका वज़न जो रख रहा है, तो इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का नाम आएगा। क्या करेंगे हम, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसको हम क्या कहेंगे, मास नंबर कहेंगे।
हाइड्रोजन का अगर हम मास नंबर देखें तो 1 आएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता, सिर्फ प्रोटॉन मौजूद होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि सेम एटम होते हैं, और सेम एटम ऑफ सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट होता है, उसके ही डिफरेंट एटम्स होते हैं, जिनके जो डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, उनका मास नंबर हमारे पास डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम रहता है। उनको हम आइसोटॉप्स कहते हैं। दोबारा रिपीट करते हैं कि आइसोटॉप्स क्या हैं। हमारे पास आइसोटॉप्स एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। मास नंबर हमने किसको कह रहे हैं? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को। अब ये डिफ्रेंशिएट कर जाएगा, लेकिन इसका नंबर ऑफ़ एटॉमिक नंबर क्या होगा? वो सेम ही रहेगा, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम रहेंगी, बट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी? डिफरेंट हो जाएंगी। अब यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप के आइसोटॉप्स मौजूद हैं हाइड्रोजन के। एक को हम प्रोटियम कहते हैं, एक को ड्यूट्रियम और एक को टाइट्रियम। सबसे पहले आइसोटॉप्स सेम एलिमेंट्स हैं और सेम एटम्स हैं, तो इनको हम आइसोटॉप्स कह रहे हैं। तो हमारे दिमाग में एक सवाल अराइज होता है कि आइसोटॉप्स बनते कैसे हैं, किस तरह से बनते हैं। आइसोटॉप्स ना नेचुरली हमारे पास बनते हैं। रेडियो एक्टिव डिके जब होता है न्यूक्लियस का, तो उसके अंदर से अल्फ़ा, बीटा और गामा पार्टिकल्स निकलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास ये जो न्यूट्रॉन का नंबर है ना, वो डिफ्रेंशिएट कर जाता है, फ्लक्चुएट कर जाता है। न्यूट्रॉन्स निकल जाते हैं हमारे पास शेल से जब भी हम रेडियो एक्टिव डिके होता है। या फिर अगर हम आर्टिफिशियली बात करें तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स को हम इसके ऊपर अटैक करवाएं किसी भी एटम के ऊपर, तो उसके अंदर से उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो निकल जाते हैं और वो क्या बन जाते हैं? आइसोटॉप्स बन जाते हैं। अब हमारे पास 3 आइसोटॉप्स हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के। सबसे पहला है प्रोटियम। प्रोटियम हमारे पास ना नेचुरली अक्योरिंग, सबसे ज़्यादा नेचर के अंदर हमारे पास ये पाया जाता है। कितने क्वांटिटी में हमारे पास ये पाया जाता है? ये हमारे पास जो हाइड्रोजन का प्रोटियम है, ये हमारे पास 99% पाया जाता है। कहाँ पर? हमारे नेचर के अंदर। कितने परसेंट पाया जा रहा है हमारे पास? 99% हमारे पास ये नेचर के अंदर मौजूद है प्रोटियम। उसके बाद अगर हम प्रोटियम की और ज़्यादा बात करें तो ये हमारे पास हमेशा डाई एटॉमिक के फॉर्म में होगा, यानी H2। इसको हम कहते हैं डाई एटॉमिक, और इसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन पाया जाता है। कितने पाए जाते हैं इसके अंदर? सिर्फ एक प्रोटॉन। यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि एक ही प्रोटॉन है। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास है वो है हमारे पास ड्यूट्रियम। अब ड्यूट्रियम हमारे पास क्या है? ये नंबर 2 पे आता है आइसोटॉप्स। ये कितने परसेंट पाया जाता है? ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है, यानी 0.016% नेचर के अंदर मौजूद होता है, यानी इतनी कम क्वांटिटी में 1% भी मौजूद नहीं है हमारे पास। ये भी डायटोमिक की फॉर्म में होता है, यानी ये भी हमेशा H2 की फॉर्म में रहेगा। लेकिन इसके अंदर डिफ्रेंशिएट क्या आ गया? अब इसके अंदर एक न्यूट्रॉन आ गया है और एक प्रोटॉन है। अब इसका जो हमारे पास एटॉमिक, जो हमारे पास मास नंबर बनेगा वो क्या है? H2 बन रहा है, जबकि प्रोटियम है इसके अंदर 1 बन रहा है। अब ड्यूट्रियम का ना एक और नाम भी है, इसको हम हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं। MCQs में ये पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटॉप है जिसको हम हैवी हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये जो ड्यूट्रियम है इसको हम क्या कहते हैं? हैवी हाइड्रोजन। हैवी हाइड्रोजन ये डायटोमिक की फॉर्म में होता है। नेचर के अंदर ये 0.016% पाया जाता है। उसके बाद जो तीसरा हमारे पास बचता है आइसोटॉप्स हाइड्रोजन का, वो है टाइट्रियम। अब टाइट्रियम ना ये तो बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी में पाया जाता है। अगर हम 10⁻21 लें तो इसका जो एक पार्ट होगा ना, बस एक पार्ट, 1 पार्ट, इतने टाइम ये प्रेजेंट होता है हमारे पास नेचर के अंदर। और ये क्या होता है, ये कैसे बनता है? ये हमारे पास नॉर्मली नहीं बनता। जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं ना, उसकी वजह से हमारे पास ये बनता है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर के अंदर जो अपर एटमॉस्फेयर है, लोअर एटमॉस्फेयर नहीं जहाँ पर एयर मौजूद होती है, जो अपर एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर क्या होते हैं? कॉस्मिक रेज की वजह से रिएक्शन होते हैं और ये टाइट्रियम बनता है। और ये जो टाइट्रियम है ना, ये रेडियो एक्टिव है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। इसके अंदर हमेशा से रेडिएशन एमिट होती रहती हैं जो हमारे
ह्यूमन लाइफ के लिए या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स को कहाँ यूज़ किया जाता है? हम लोग आइसोटॉप्स को बहुत ज़्यादा जगहों पर यूज़ करते हैं। फॉर सपोज न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जो हम बॉम्ब बनाते हैं, बॉम्ब के अंदर भी ये आइसोटॉप्स ही यूज़ होते हैं। ये क्या किया जाता है, एक चेन रिएक्शन होता है जिसके ज़रिए क्या होता है, हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला नाम आता है यूरेनियम का। यूरेनियम हमारे पास एक आइसोटॉप है। यूरेनियम के भी बहुत सारे आइसोटॉप्स पाए जाते हैं। यहाँ पे यूरेनियम का जो आइसोटॉप है वो यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल। कहाँ पर? न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर। कोबाल्ट एक एलिमेंट है, उसके आइसोटॉप्स को हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। कैंसर के ट्रीटमेंट हमें पता है कीमोथेरेपी होती है, रेडिएशन थेरेपी होती है। जो रेडिएशन थेरेपी होती है ना, उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, कोबाल्ट के आइसोटॉप्स यूज़ करते हैं। उसके बाद आयोडीन के आइसोटॉप्स हम यूज़ करते हैं गॉइटर के ट्रीटमेंट के लिए। थायराइड हमारे पास एक ग्लैंड होता है, वो क्या होता है, जब भी आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है वो स्वेलन हो जाता है। स्वेलन होकर उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और हमारे जो नेक वाला रीजन होता है ना, वो पूरा स्वेलन नज़र आता है। ऐसी कंडीशन को हम गॉइटर कहते हैं। अब इस गॉइटर के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, आयोडीन को यूज़ कर रहे होते हैं, आयोडीन के आइसोटॉप को यूज़ कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट है आइसोबार। आइसोबार भी क्या होता है हमारे पास, जैसे हमने आइसोटॉप पढ़ा उसी तरह ये एक है आइसोबार्स। वहाँ हमने क्या पढ़ा था कि आइसोटॉप क्या है हमारे पास, आइसोटॉप में हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ सेम एलिमेंट होगा लेकिन मास नंबर हमारे पास डिफरेंट होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्या है, आइसोबार में एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है, वहाँ पे सेम एलिमेंट थे। यहाँ पे डिफरेंशिएट कहाँ है, एटॉमिक नंबर में डिफरेंशिएट है। और सेम क्या होगा, मास नंबर होगा, जिसको हम आइसोबार्स कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल है कैल्शियम और आर्गान, ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। इनके अगर हम एटॉमिक नंबर देखें, कैल्शियम का 20 है और आर्गान जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एटॉमिक नंबर को, 18 है। लेकिन अगर हम इसका मास नंबर निकाल लेना, मास नंबर हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो क्या है 40, दोनों का 40 है। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास आइसोबार है ये, दैट मीन डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, लेकिन मास नंबर दोनों का सेम है। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।